कॉइल, अगर कैलकुलेट करना चाहें, ज्यादा लंबा है भी नहीं। टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क लगता है NIAB साइन थीटा डी थीटा, थीटा इक्वल्स θ1 से θ2 तक। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हो जाएगा, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, दिस इज टॉर्क अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट। तो NIAB बाहर चला गया, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस θ1 to θ2, therefore work done by external agent in rotating the coil हो जाएगा NIAB cos θ1 minus cos θ2. This is the formula. इतना करना पड़ता है, that is also called potential energy. इसी को NIA को अगर म्यू कर दें तो यही फार्मूला म्यू डॉट बी हो जाता है। ये NIA म्यू है, तो वी कैन राइट इट एज NIA की जगह अगर म्यू कर दें तो ये है म्यू इंटू बी cos θ1 minus cos θ2। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड माइनस म्यू डॉट बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सब रिजल्ट याद रखना है आपको। जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन। ये थिन इंसुलेटेड वायर है स्पाइरल के फॉर्म में विद नो गैप, स्पाइरल इज मेड वन ओवर द अदर, एक रिंग दूसरे रिंग पे चढ़ा हुआ है इस तरीके से। तो इनर रेडियस 50 mm है ए, सबसे छोटा रेडियस, और सबसे आउटर वाला रेडियस है बी। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है दैट इज 100। अगर ऐसा है तो यू हैव टू फाइंड magnetic dipole moment, find magnetic dipole moment due to the given system. Due to this spiral system, total magnetic dipole moment कितना? देखिए कैसे करेंगे, जैसा पहले भी हम लोगों ने किया था मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर के लिए क्या किया था, एक्स रेडियस का रिंग लिया और डीएक्स कितना
क्विकली वेरीफाई करिए आपका आंसर लास्ट में इसको इंटीग्रेट करके एक रिंग का लिखा, उस थिकनेस में जितने रिंग्स थे और नंबर ऑफ टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स लिमिट ए टू बी सब्स्टिट्यूट करके देखिए, यू आर गेटिंग द आंसर। ये दोनों कोएक्सियल हैं, दोनों रिंग्स कैरिंग करंट आई। राइट साइड से देखें तो करंट इज क्लॉकवाइज, लेफ्ट साइड से देखें, इधर से देखें तो करंट इज एंटी क्लॉकवाइज, उस तरफ से देखें तो करंट इज क्लॉकवाइज इन बोथ द रिंग। बताना ये है find the force of interaction between two coaxial, एक ही एक्सिस में, between two coaxial current carrying loops। current carrying loops, the number of turns are respectively n1 and n2 in the loops। इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n2। तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करिए। इन दिस टाइप ऑफ केसेस बेस्ट अप्रोच इज, ये दे रखा है कि इसका रेडियस इसके रेडियस से काफी छोटा है, सो दैट इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे या इस लूप के अंदर हर जगह आप यूनिफॉर्म मान सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस बिगर लूप inside or around the smaller loop, magnetic field B due to bigger loop near smaller loop, B due to bigger loop near a smaller loop। मैग्नेटिक फील्ड को तो हम लोग यूनिफॉर्म मानेंगे, दिस इज एक लूप के चलते होता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, एक्सियल पॉइंट हो गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2 और एक 2 भी रहता है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। दिस इज ड्यू टू एनी वन लूप, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, तो n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so it is multiplied by n1 also। इतना हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया स्मॉलर लूप के सराउंडिंग में, सेंटर पे विद इन दैट लूप, इतना हो गया मैग्नेटिक फील्ड इन दिस लूप। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस लूप, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे माइनस म्यू2 डॉट बी, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट लिखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज है तो टुवर्ड्स लेफ्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टुवर्ड्स लेफ्ट है मैग्नेटिक। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसके बाद हम सभी लोग जानते हैं फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। इससे डिफरेंशिएट करके यू कैन फाइंड द फोर्स। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो रिपल्सिव फोर्स होता है, नेगेटिव आ जाता है तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैलकुलेट करके देखिए। फाइनल आंसर इज फोर्स F इक्वल्स माइनस 3/2 म्यू नॉट पाई n1 n2
I1 I2 r square into r square into x whole divided by r square plus x square to the power 5/2. This is the answer. This minus sign shows force is attractive. Attractive force है. इसका स्टेटमेंट यही है P डॉट dl. इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप. तब ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नेट करेंट पासिंग थ्रू द लूप. किसी लूप के ऊपर, जैसे गॉस लॉ में गॉसन सरफेस बनाते थे, एम्पियर्स लॉ में एम्पीरियन सरफेस होता है, एम्पीरियन लूप होता है. तो बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे भी सारा काम होता है. तो किसी भी एम्पीरियन लूप के ऊपर अगर लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया जाए, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दैट इज इक्वल टू नेट करंट इंटू म्यू नॉट थ्रू द लूप. एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते. सपोज ये एक लूप है और इसके सेंटर पे दो करंट है, एक इनटू द प्लेन, एक आउटवर्ड. इसके अंदर करंट अंदर की तरफ जा रहा है और इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है. और इस लूप के ऊपर हम लोग को ये एम्पियर्स लॉ का इक्वेशन अप्लाई करना है. तो ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि लूप को क्लॉकवाइज भी फॉलो कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी फॉलो कर सकते हैं. और इन दोनों ही केस में ये लॉ अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए फाइनल रिजल्ट. तो तरीका क्या है? सपोज समवन इज फॉलोइंग द लूप क्लॉकवाइज. अगर क्लॉकवाइज फॉलो करते हैं इस लूप को, इंटीग्रल B डॉट dl, वेयर B इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. इसकी खासियत क्या होती है? इस लूप के अंदर, दिस इज एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप. इसकी खासियत ये होती है एम्पीरियन लूप की कि आप करंट इसके अंदर जितने हैं सबका रिजल्टेंट लेते हैं, मगर फील्ड, इन सारे करंट्स का जो रिजल्टेंट फील्ड यहाँ पे होगा वो निकल के सामने आता है. जस्ट लाइक गॉस लॉ. गॉस लॉ में भी ये होता था कि एक लूप के अंदर, गॉसन सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं. चार्ज जो लूप के अंदर आएगा वो लेना है, बाहर में अगर चार्ज है तो नहीं लेना है. सिमिलरली इस लूप के बाहर में अगर करंट है उससे कोई मतलब नहीं, मगर फील्ड सारे आसपास के और अंदर में जो करंट्स हैं सब मिला के आएगा. दैट इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस लॉ. दिस इज इक्वल टू, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसके हिसाब से चल रहे हैं, यानी हर जगह पे डीएल जो ले रहे हैं ऐसा ले रहे हैं. तो बी डॉट डीएल हो गया म्यू नॉट, और नेट करंट लेने पे सिर्फ ध्यान देना है. ये डीएल डिसाइड करता है ये करंट पॉजिटिव है कि ये करंट पॉजिटिव है. डीएल अगर क्लॉकवाइज हम लोग चल रहे हैं लूप के ऊपर, तो राइट हैंड स्क्रू को उसी के डायरेक्शन में घुमा के देखेंगे, जिधर वो स्क्रू मूव करेगा दैट इज इनटू द प्लेन. तो स्क्रू के डायरेक्शन वाला करंट हो जाएगा पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट हो जाएगा निगेटिव. तो इस केस में हो जाएगा प्लस I1 माइनस I2. ये रूल है. सिमिलरली अगर कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना चाहता है, अगर डीएल इधर लेना चाहता है एंटी क्लॉकवाइज, डीएल को अगर एंटी क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं तो व्हाई दिस इक्वेशन विल रिमेन सेम. यहाँ देखिए अगेन बी डॉट डीएल जब करेंगे तो इस बार म्यू नॉट इंटू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू विल कम आउट, तो I2 विल बी पॉजिटिव. तो I1 निगेटिव हो जाएगा और I2 पॉजिटिव हो जाएगा. तो RHS में साइन चेंज हो गया. एक्चुअली LHS का भी साइन चेंज हो जाता है. सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है सपोज, तो B और DL के बीच में दिस इज द एंगल जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, और जब इधर जाने लगेंगे तो एंगल ये वाला ले लेंगे, इधर वाला.
तो इन दोनों के बीच का एंगल भी चेंज हो जाता है जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तब। इसीलिए कौन सा करंट नेगेटिव होगा ये डीएल के डायरेक्शन से डिसाइड हो जाता है। तो म्यू नेट आई नेट लेते वक्त सिर्फ होशियार रहना। कभी कभी ये होगा कि क्लोज लूप नहीं भी होगा। अगर क्लोज लूप नहीं है देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई एम्पियर्स लॉ इन प्रोपोर्शनेट टर्म्स। यहाँ जो म्यू नॉट इंटू आई नेट है ये पूरे क्लोज लूप के लिए। अगर ऐसा नहीं है, सपोज इस तरह का केस हो गया, दिस इज अ वायर कैरिंग करंट आई सपोज, और दो पॉइंट है पी एंड क्यू, वायर के थ्रू करंट इज आई एंड दीज आर द 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। इसके बीच में अगर कोई भी ऐसा, इस लूप पे हमें लगाना है एम्पियर्स लॉ ये, और ये एंगल है सपोज थीटा, तब हम लोग इसमें भी एम्पियर्स लॉ लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं। सपोज करंट इन दिस लूप इज आई, करंट इन दिस वायर इज आई, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, उसके चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हम लोग इस रास्ते पे चल रहे हैं, क्यू से चल रहे हैं पी की तरफ, ऐसे जा रहे हैं। तो छोटा सा एलिमेंट इसमें ले लेंगे डीएल, तब क्या करेंगे बी डॉट डीएल इफ वी अप्लाई सेम एम्पियर्स लॉ ऑन दिस पोर्शन पी से क्यू तक के लिए, ये क्यू से पी तक के लिए, क्यू से स्टार्ट करेंगे पी तक जाएंगे, तो आरएचएस में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नेट करेंट, और साथ में ये पूरे लूप के लिए होता है इतना, इतना ही दूर के लिए तब करेंगे जैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में करते थे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर थीटा बाई 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कब यूज करेंगे, व्हेन लूप इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट सर्कुलर लूप नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है। अगर इस केस में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ट्यूब के सरफेस से करंट पास हो रहा है, आर इज लेस देन आर, इन दिस केस इस लूप में अगर एम्पियर्स लॉ लगाएंगे फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो एलएचएस में तो हम लोग लिखेंगे बी डॉट डीएल, आरएचएस में म्यू नॉट इंटू नेट करंट, इस लूप के अंदर कोई करंट ही नहीं है। जब आरएचएस जीरो हो गया तो ओनली पॉसिबिलिटी इज मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है जीरो फॉर आर लेस देन आर। ये सेकेंड केस में जब आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर है तब मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा। सपोज देयर इज अ पॉइंट क्यू, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस बार जो लूप बनेगा ऐसा बनेगा, यहाँ पे इसमें एम्पियर्स लॉ लगाएंगे आप, इसमें एम्पियर्स लॉ लगाया जाए फ्रॉम एम्पियर्स लॉ, तो बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट इंटू नेट ओवर द लूप। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि बी और डी एल, ये लूप ऐसा है, ये वायर ऐसा है, ये ट्यूब ऐसा है, करंट ऐसे जा रहा है, और ये पॉइंट क्यू यहाँ से इधर है। हम लोग एंटी क्लॉकवाइज भी लूप पे चल सकते हैं और क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट ऊपर की तरफ है, तो थंब रूल से अगर करंट को ऊपर करें, मैक्सवेल थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे जो डीएल एलिमेंट लेंगे और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होगा इफ यू फॉलो द लूप एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे है लूप, इस तरह का लूप है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन क्लोज लूप अराउंड दिस ट्यूब। इस पॉइंट पे अगर आप जाते हैं टेंजेंशियली, डीएल टेंजेंशियली लेते हैं यानी एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो बी और डीएल सेम डायरेक्शन में होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलना चाहते हैं उसके ऊपर, तो बी और डीएल के बीच में एंगल पाई बन जाएगा। तो दोनों में से कोई सा भी काम आप कर सकते हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज फॉलो कर रहे हैं तो ये हो जाएगा बी डीएल कॉस जीरो। ये कब आया, फॉलोइंग द लूप
following the loop anti-clockwise. तब ऐसा म्यू नॉट, और उस केस में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो स्क्रू विल मूव अप, यानी ये करंट पॉजिटिव हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो स्क्रू इज मूविंग डाउन, तो ये करंट निगेटिव हो जाएगा, इधर कॉस पाई आ जाएगा, इधर करंट निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों इक्विवेलेंट है। हम लोगों ने लूप को एंटी क्लॉकवाइज फॉलो किया, करंट पॉजिटिव हो गया। क्लॉकवाइज फॉलो करते ये माइनस आई हो जाता और यहाँ कॉस पाई हो जाता, तो दोनों बात एक ही। v बाहर आ गया और dl इंटीग्रल हो जाएगा 2 पाई इंटू दिस डिस्टेंस, इस लूप का जो रेडियस होगा। इस लूप का रेडियस मान लीजिए कि है r1 या x, मान लीजिए रेडियस ऑफ दिस लूप इज x, पॉइंट q का डिस्टेंस x मान लीजिए, तो b इंटू 2 पाई x, RHS में म्यू नॉट आई, देयरफॉर b इज म्यू नॉट आई बाई 2 पाई x। ये इसका फॉर्मूला हो गया। सो b प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x, ऐसा हो। इसी केस में अगर ये ट्यूब नहीं होता, अगर ये ट्यूब नहीं होता, सॉलिड कंडक्टर होता और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट होता, अगर इसके अंदर ऐसा होता, ये सॉलिड स्ट्रक्चर होता, लॉन्ग सॉलिड स्ट्रक्चर ऐसा, एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over its circular section. Its radius is r. Now current is uniformly distributed over its cross section. Total current is I. ये सॉलिड ट्यूब है, ये हॉलो ट्यूब था, दिस वाज अ ट्यूब, यानी कि हॉलो। सिर्फ ट्यूब लिखा है तो हॉलो हो गया, अदरवाइज सॉलिड लिखा रहेगा। एंड करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पॉइंट पी पे, जो कि एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पे है, और यहाँ पे चाहिए क्यू पे, जो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। तो दोनों जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पॉइंट पी पे भी एंड पॉइंट क्यू पे भी। तो सेकेंड केस में देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस केस एंड दिस केस। फर्स्ट केस में जो आप लूप बनाएंगे ऐसा, तो यहाँ तो जीरो हो गया था करंट, यहाँ तो इससे करंट पास हो रहा है। तो पॉइंट पी के लिए देखिए, b इंटू 2 पाई एक्स, एम्पियर्स लॉ लगाए, LHS जो यहाँ है, और RHS में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नेट करंट। करंट कितना हो जाएगा, करंट पर यूनिट एरिया ये हो गया, जिसको कि हम लोग करंट डेंसिटी बोलते हैं। दिस इज करंट पर यूनिट एरिया J मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस लूप, दैट इज पाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये पाई कैंसिल हो रहा है, तो B इक्वल्स म्यू नॉट आई, एक एक्स भी कैंसिल, म्यू नॉट आई, यहाँ एक एक्स बच जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। यानी इनसाइड पॉइंट के लिए, कंडक्टर के अंदर के पॉइंट के लिए B इज प्रोपोर्शनल टू x, और आउटसाइड पॉइंट के लिए B इज प्रोपोर्शनल टू 1/x और 1/r। ये चीज क्वेश्चन को समझ लेना है। लॉन्ग कंडक्टर है जिसके थ्रू करंट पास हो रहा है, मगर करंट इज नॉन यूनिफॉर्म। करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट एरिया इज J0 इंटू आर स्क्वायर। तो r लेस देन इक्वल टू a के लिए, यानी इनसाइड द कंडक्टर के लिए, एट अ रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द एक्सिस बताना है फील्ड, और बाहर के लिए फील्ड बताना है। दोनों कैलकुलेट करिए। दोनों ही केस में, एक में r लेस देन इक्वल टू a लेना है, r के टर्म्स में आपको आंसर निकालना है। सेकंड केस में भी r, देखिए करना कैसे है, कॉन्सेप्ट रिमेनिंग सेम। आपको इनसाइड पॉइंट पे निकालना है, यहाँ मान लीजिए पॉइंट P पे, यहाँ से डिस्टेंस r ऐसा लीजिए, r डिस्टेंस पे आपको पता करना है।
तो तरीका क्या है, पहले क्या करना होगा, एम्पियर्स लॉ लगाने के लिए इस लूप के अंदर कितना करंट है पहले वो पता करना पड़ेगा। और करंट डायरेक्टली नहीं आएगा, एलिमेंट लेके करना पड़ेगा, ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसमें बस यही ध्यान रखना है, आर रेडियस और थिकनेस डी आर। इस एलिमेंट के अंदर पहले करंट निकालेंगे, एक पॉइंट पी पे और एक पॉइंट क्यू पे, रेडियस इज आर। तो इस शेडेड पोर्शन जो दिख रहा है इसके अंदर जो करंट होगा डी आई, दैट इज करंट डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन विच इज 2 पाई आर डी आर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज 2 पाई आर डी आर। जे का वैल्यू डाल दीजिए, जे नॉट आर स्क्वायर 2 पाई आर डी आर। So total current through this loop, let IR indicates current through loop of radius R। तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे डी आई को, तो दिस इज 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट, यहाँ 2 पाई जे नॉट आर क्यूब डी आर। इसको इंटीग्रेट कर लिया है, आर इक्वल 0 से लेके आर तक, सेंटर से आर तक, एक्सिस से आर तक। तो आई आर इज इक्वल टू 2 पाई जे नॉट r to the power 4/4। दिस इज द करंट थ्रू दिस लूप। अब उसमें आप एम्पियर्स लॉ लगा दीजिए, फर्स्ट केस। तो नाउ फ्रॉम एम्पियर्स लॉ अप्लाइंग ओवर दिस लूप, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात यही थी, बाकी सारा चीज सेम। एलएचएस में आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर, आरएचएस में आ जाएगा म्यू नॉट इंटू नेट करंट। नेट करंट इज दिस वन, ये 2 यहां से कैंसिल हो रहा है, पाई इंटू जे नॉट आर टू द पावर 4/2। एक आर कैंसिल हो जाएगा तो बी की वैल्यू आ जाएगी, पाई भी कैंसिल, सो इट इज म्यू नॉट जे नॉट, म्यू नॉट जे नॉट आर डिवाइडेड बाई 4, म्यू नॉट जे आर क्यूब बाई 4। सिमिलरली अगर यहाँ से आर डिस्टेंस पे आप पॉइंट क्यू लेंगे सेकेंड केस में, ए भी आर ही लेना है सेकेंड केस में, आर ग्रेटर देन इक्वल टू ए करना है। तो इस बार करंट का लिमिट बदल जाएगा, लूप यहाँ से पास होगा, लूप तो क्यू से पास कराएंगे ऐसे, इन करंट तो आर इक्वल्स ए तक ही जाएगा। तो इस बार जो करंट होगा सिर्फ लिमिट बदलना है, 2 पाई जे नॉट, और लिमिट बदल देंगे आर इक्वल्स 0 to r equals a, r cube dr। So it will be 2 pi j naught r to the power 4/4, limit is 0 to a। So in this case current is pi j naught by 2 a to the power 4। This is the current। तो current ही हाँ, तो इस केस में देखिए दोनों के करंट में फर्क पड़ गया। तो इस बार जब अगेन एम्पियर्स लॉ लगाएंगे, फ्रॉम एम्पियर्स लॉ,
इस बार लगाएंगे तो B इंटू 2πr, RHS में हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नेट करंट, दैट इज पाई जे नॉट a टू द पावर 4/2। तो इस केस में B की वैल्यू आ जाएगी, पाई इज कैंसिल्ड, म्यू नॉट जे नॉट a टू द पावर 4/4r, ये वाला आंसर आ जाएगा, म्यू नॉट जे नॉट a टू द पावर 4/4r। तो फर्स्ट केस का आंसर ये हो गया, सेकंड केस का आंसर ये हो गया।